नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी करें, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, है थोड़ी दूर अभी सपनों का नगर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना, मुसाफिरों अभी बाकी है कुछ सफर अपना। तो दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 14। जिन विद्यार्थियों ने पिछले आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के 13 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 14 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। सभी प्रश्नों को लिखना है और दोस्तों बार बार रिवीजन लगाना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है, मानव में रुधिर बैंक का कार्य करता है। ऑप्शन देखते हैं, तिल्ली, फेफड़ा, हृदय और यकृत। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक या ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। कौन करता है? तिल्ली, जिसे क्या कहा जाता है? पलिया, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्प्लीन कहा जाता है। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न देता हूं। प्रश्न ये भी आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रखना है कि आरबीसी का कब्रिस्तान पलिया या तिल्ली को कहा जाता है। पलिया या तिल्ली को कहा जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वाला प्रश्न है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 2 काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। प्रश्न संख्या 2 है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, रोनाल्डो रोस और जॉन साल्क। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 है, स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम है। ऑप्शन देखते हैं, H5N1, H1N1, H2N2, N2H1। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम क्या है? H1N1। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है, देखिए एक बर्ड फ्लू आता है जिसे रानी खेत भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी प्रश्न आता है आपकी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में कि बर्ड फ्लू या रानी खेत का रोगजनक क्या होता है। तो याद रखना है H5N1। काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे प्यारे भावी फौजियों। प्रश्न संख्या 4। हाँ जी दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपकी इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और भारत का ऐसा कोई आर्मी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहां से मेरे से पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी वहां से ट्रेनिंग करके नहीं निकला हो। और कई ऐसे मेरे प्यारे भावी फौजी हैं जो आज ट्रेनिंग कंप्लीट करके देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। और सभी आर्मी के अंदर जितने भी ट्रेड है उन सब में मेरे से पढ़े हुए विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न संख्या 4, लोहे की कमी से रोग होता है। ऑप्शन देखते हैं, एनीमिया, टाइफाइड, जवर और डेंगू। तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? एनीमिया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट और काफी धमाकेदार वाला प्रश्न,
जो टाइफाइड होता है ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। जबकि जो डेंगू रोग है ये वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि जो डेंगू रोग होता है ये मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट पर्सन दे रहा हूं और मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों कि आपके 15 में से 15% सही होने चाहिए। हाँ जी, तो हमने आपको ये बताया कि टाइफाइड जो रोग होता है ये जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, जबकि जो डेंगू रोग होता है ये वायरस या विषाणु के द्वारा फैलता है। और ये भी याद रखना है जो डेंगू रोग होता है ये मादा एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलता है। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 5, पर्सन संख्या 5 है मेरे प्यारे भावी फौजियों। पर्सन संख्या 5 है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, हृदय, मस्तिष्क, लीवर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर, जिसे यकृत भी कहा जाता है, जिसे जिगर भी कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है क्या कि लीवर या जिगर या यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि अधिक अल्कोहल या शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, लीवर या जिगर। और धमाकेदार वाला प्रश्न, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? लीवर, यकृत या जिगर, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 6, पर्सन संख्या 6 से मेरे प्यारे भाई फौजियों निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित रोग है? ऑप्शन देखते हैं, रेबीज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर। देखो आपको मैं बता देता हूं, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कैंसर ये एक तरह के असंक्रामक रोग हैं, जबकि जो रेबीज है ये एक संक्रमित रोग है, ठीक है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी याद रखना है कि जो रेबीज रोग होता है ये संक्रमित कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने से फैलता है, ठीक है। उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाँ जी। और कैंसर होता है ये शरीर में कोशिकाओं की असामान्य, अनियंत्रित और अवांछित वृद्धि से उत्पन्न होने वाला रोग है। तो इनमें से कौन सा संक्रमित रोग है दोस्तों? रेबीज, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो 6 का करेक्ट आंसर ए याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7, पर्सन संख्या 7 है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? ऑप्शन देखते हैं, नरकुलेक्स, मादा क्यूलेक्स, मादा एनाफ्लीज, नर एनाफ्लीज। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो मलेरिया रोग होता है ये मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी याद रखना है जो मलेरिया रोग होता है ये एक तरह का प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। समझ में आई बात? काफी इंपॉर्टेंट बात है। अरे किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव के कारण मलेरिया नामक रोग होता है। अब सारे मेरे प्यारे भावी फौजी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि मलेरिया रोग का रोगजनक क्या होता है, ठीक है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। मलेरिया का रोगजनक क्या है? किस रोगजनक के कारण मलेरिया नामक रोग होता है? इस पर्सन का जो आंसर दे देगा मान लीजिए उसकी धमाकेदार वाली तैयारी है और उसको वर्दी से कोई नहीं रोक सकता। तो सारे भाई लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि मलेरिया का रोगजनक क्या है। देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ दोस्तों। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबके पास ये वीडियो जाना चाहिए और सबके पर्सन सही होने चाहिए। और दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे से पढ़ा हुआ हर एक विद्यार्थी सिलेक्ट हो और वो समाज, देश और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8, पर्सन संख्या 8 है, देखिए निम्न में से कौन सा जलजन्य रोग नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पेचिस, हेजा, टाइफाइड और मलेरिया। दोस्तों ये पर्सन ऐसे पूछना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलजन्य रोग नहीं है, मतलब जल के द्वारा नहीं फैलता है। देखिए पेचिस, हेजा और टाइफाइड ये तीनों रोग दूषित जल और दूषित भोजन के द्वारा फैलते हैं, जबकि जो मलेरिया रोग होता है ये मच्छर के काटने से फैलता है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9, पर्सन संख्या 9 है दोस्तों, शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, नेत्र, तंत्रिका तंत्र, त्वचा और नाखून। तो दोस्तों याद रखना है
कि पोलियो के अंदर तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम प्रभावित होता है। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10। पर्सन संख्या 10 है दोस्तों। हाँ जी, पर्सन संख्या 10 है दोस्तों। सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट पर्सन। हाँ जी, ऑप्शन देखते हैं। कुनेन, एस्प्रिन, इंसुलिन और पेनिसिलिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है? कुनेन। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 11। पर्सन संख्या 11 है, सफेद रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं। संक्रमण का मुकाबला करना, ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का बनाना, ताकत देना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सफेद रक्त कणिकाएं होती है, जिन्हें WBC कहा जाता है, इनका मुख्य कार्य होता है संक्रमण से मुकाबला करना। ठीक है, तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और ये भी याद रखना है, एक एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट और धमाकेदार वाला पर्सन, WBC को शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। शरीर का क्या कहा जाता है? सैनिक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC को, क्योंकि ये संक्रमण से मुकाबला करती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, लुएनहोक। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाले पर्सन। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या है? ए हो जाएगा। अब देखो, आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर कुछ इंपोर्टेंट खोजें पूछी जाती है, जो आपको मैं बता देता हूँ। क्या? देखिए, कभी कभार ये भी पूछी जाती है कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, याद रख लेना कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुएनहोक ने। अरे किसने की थी? लुएनहोक ने। और ये भी याद रखना है कि वायरस या विषाणु की खोज किसने की? तो देखते हैं। हाँ जी, वायरस या विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। अरे किसने की थी? इवानोवस्की ने। ठीक है, तो ये काफी इंपोर्टेंट पर्सन है, याद रखना है कि जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज लुएनहोक ने, वायरस या विषाणु की खोज इवानोवस्की ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 13। हाँ जी, पर्सन संख्या 13 है दोस्तों। सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं मिट्टी में, हवा में, पानी में, उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, और ये सब जगह पाए जाते हैं। मिट्टी में भी होते हैं, हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। तो 13वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 14। हाँ जी, पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, धमाकेदार वाला पर्सन, पोटास, सोडा, बेकिंग पाउडर और सिरका। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों? पोटास। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। याद रखना है कि पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? पोटास। और पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों K2CO3। क्या होता है? K2CO3। याद रख लेना, काफी इंपोर्टेंट बात है कि पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है K2CO3। नेक्स्ट इंपोर्टेंट धमाकेदार वाले पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 15। हाँ जी, पर्सन संख्या 15 है, वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। विलियम थॉमस, मैकमिलन, चार्ल्स गुडियर और जॉन बायड। तो वल्केनाइज्ड रबर का आविष्कार दोस्तों चार्ल्स गुडियर ने किया था। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ इंपोर्टेंट खोजें हैं जो आपको याद रखनी है दोस्तों। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर की खोज की थी किसने? चार्ल्स बेबेज ने। अरे किसने की थी? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। अरे रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। ठीक है, तो ऐसी कुछ इंपोर्टेंट खोजें हैं, तो ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 14। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 13 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों ये पर्सन आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। इन सभी पर्सनों को लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है, और सारे बच्चों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। देखते हैं किस विद्यार्थियों के या किन विद्यार्थियों के कितने % सही होते हैं।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।